महाराष्ट्राची घेऊन मशाल अविरत सेवेची, घेऊन मशाल अविरत सेवेची। सतरक्षणाय खलनिग्रहणाय, सतरक्षणाय खलनिग्रहणाय, सतरक्षणाय खलनिग्रहणाय ही खाती शान महाराष्ट्राची। माझ्या घरी वडिलांना आहे, मला माहिती आहे काय त्रास होतो, त्या दररोज गोळ्या घ्यायच्या, खाण्यावरती बंधन येतात, खूप जास्त थकवा येतो, कोणता आजार झाला की पहिला डॉक्टर तेच विचारतो की शुगर आहे का, कोणतं ऑपरेशन करायचं असेल तर शुगर आहे का, ते नॉर्मल केल्यानंतरच त्या सर्व बाकीच्या गोष्टी कराव्या लागतात, कोणती जखम झाली तर ती भरत नाही। हा पूर्ण आपल्या आयुष्याला घेरणारा आजार आहे। मी कॉमन मॅन म्हणून, ले मॅन म्हणून मी डॉक्टर नाही आहे, त्याच्यावर आपल्याला एक डॉक्टरही बोलावलं होतं, परंतु त्यांना एक ऑपरेशन आल्यामुळे ते आले नाहीत आज। तर तो आजार काय आहे मला त्याचं हे माहिती आहे, सायलेंट किलर आहे तो आजार। तर तो आजार तुमच्यापैकी बऱ्याच लोकांना आहे। ते जे डाएट देत आहेत ते डाएट तुम्ही, जे कोणी इन्सुलिन कोणी घेत असेल, कोणी गोळ्या घेत असेल, तुम्ही ॲट द सेम टाइम तुमच्या डॉक्टरांशी सुद्धा एकदा चर्चा करा। म्हणजे असं नको व्हायला की आपल्या 100 लोकांना फरक पडतोय, चांगला आहे, परंतु एकाला जरी त्रास झाला तरी आपलं पर्पज डिफीट होईल याचं। तर तुमच्या डॉक्टरांशी सुद्धा बोला, ठीक आहे। मी त्यांच्या पुढे सांगतो, म्हणजे असं नको व्हायला की ते सांगतायत म्हणून आपण सगळे ब्लाइंडली फॉलो करतो। मी माझं फॉलो केलंय, मला फरक पडला, परंतु तुम्हाला फरक पडत असेल तर तुमच्या डॉक्टरांशी सुद्धा बोला, ठीक आहे। या दोन गोष्टी आहेत, ह्या फार महत्त्वाच्या आहेत। एक, तुमची जबर इच्छाशक्ती असली पाहिजे हे करण्यासाठी, आणि ती असावी असं मला वाटतं। तुम्ही आला तिथे, तुम्हाला शुगरचे परिणाम, दुष्परिणाम माहिती आहेत, आणि दुसरं कोणतंही म्हणजे आपल्या नॉनव्हेज पदार्थ, अंडे पण त्याच्यामध्ये अलाउड नाही आहेत, किंवा व्हे प्रोटीन कोणी खात असेल तर व्हे प्रोटीन पण ते नाही सांगतात की या दरम्यान खाऊ नका। तर हे तुम्ही ऐका, ज्यांना बरं वाटेल, ज्यांना करायचं आहे तर त्यांनी 100% करा। याच्यामध्ये 99 सांगितलं, 99.5 असं काहीच हे नाही आहे, म्हणजे कुठलंही चिटिंग अलाउड नाही आहे। आणि मला वाटतं की ते जे काही फळं किंवा भाज्या सांगतात ते आपल्या दैनंदिन खाण्यातल्या आहेत, अशा काही वेगळ्या नाही आहेत। मी स्वतःही, मला त्यांनी बेरीज वगैरे खायला सांगितलं, मी काही खाल्ल्या नाही, कारण त्या आपल्या इथं भेटत नाहीत किंवा नेहमीच्या खाण्यातल्या नाही आहेत, त्या मी नाही खाल्ल्या। परंतु आपले नेहमीचे जे काही ॲपल असेल, फळं असतील, द्राक्ष असतील, हे गोष्टी खाल्ल्यात मी। पेरू असेल, द्राक्ष असेल, हे सगळ्या, पपई असेल, हे खाल्लं मी, ठीक आहे। जे जे फळ तुम्हाला अवेलेबल आहे तुम्हाला, आणि त्यांचा एक चांगला आहे की एखाद्या वेळेस तुम्हाला हे होत आहे की आता या दुपारच्या वेळेला मी कुठेतरी, मला जेवायला बाहेर बोलावलं, मला नाही करायचं आहे, तर त्याच्याऐवजी तिथं उपलब्ध फळं, म्हणजे आता जसं टरबूज किंवा आपलं कलिंगड, हे सर्व ठिकाणी असतात। म्हणजे मला 2-3 वेळा बाहेर जेवायला जावं लागलं, मी त्यांना विचारलं की मला यावेळेला काहीतरी चेंज करून द्या, तिथं हे 4-5 फळं मिळतील ते माहिती नाही। त्यांनी सांगितलं कुठं वॉटरमेलन म्हणजे आपलं कलिंगड खाल्लं, कुठं जवळपास ॲपल किंवा केळी जवळपास सर्वच ठिकाणी मिळतात, मग ते खाल्लं। तर ह्या गोष्टी सुद्धा ते चेंज करून देतात आपल्याला, तिथं चिटिंग करायचं नाही आहे आपल्याला, त्यांना विचारायचं। सो हे जर तुम्ही केलं तर मला असं वाटतं की एक तर पोटाचा घेर कमी होईल, दुसरं तुम्हाला कॉन्फिडन्स येतो स्वतःबद्दल। म्हणजे आपला युनिफॉर्म जेव्हा आपल्याला बेल्ट लूज व्हायला लागतो आणि आपण तो टाईट करतो त्यावेळेस एक वेगळा कॉन्फिडन्स होतो, जसं श्रीधनकर आणि मी सांगितलं तसं आपल्यालाच आपल्याबद्दल बरं वाटतं। मला दुसरा स्वतःला जाणवलेला फरक असा की आता जेव्हा आपण गोष्टी खातो तेव्हा त्याच्याबद्दल खूप विचार करतो की हे खाल्ल्याने मला किती फरक पडणार आहे। टेस्टचा एक भाग आहेच, ते टेस्ट म्हणून आपण एक चमचा खाल्ला तरी पुरेसं असतं, परंतु ते खाताना, आणि दुसरं आता म्हणजे ते सांगत नाहीत तरी सुद्धा मी पोहे जरी खाल्ले तरी मला फार आवडतात आता। आधीच्या सारखं असं नाही की फक्त पोट भरायसाठी पटापट खाल्ले आपण पोट, किंवा एखादा वडा जरी खायचा असेल तर आता जास्त टेस्टी लागतो तो आपल्याला, कारण बाकीच्या वेळेला आपण फार कंट्रोल केलेलं असतं, त्यामुळे एक वडा जरी खातो आपण टेस्टी लागतो। याच्या आधीच परिस्थिती अशी होती की समोसा दिसला की खा, वडा दिसला की खा, ते खा म्हणून खाल्लं जायचं, त्याच्या टेस्टचं फारसं आपलं बंधन नसायचं। आता जेव्हा खातो की आपल्याला माहिती आहे की अरे आपल्याला एकदाच खायचं आहे, तर आपण मग चांगल्या ठिकाणचा वडा खाणार, आपण तो ऑइली आहे का नाही ह्या गोष्टी चेक करणार। बंधनं आपण स्वतःवर घालतो, हा अप्रोच बदलतो आपला, आणि त्याचा ओव्हरऑल आपल्या याच्यावरती बऱ्यापैकी परिणाम होतो। मी तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा देतो। जे कोणी करणार असाल हे व्हॉलेंटरी आहे, परंतु 100% करा, त्याचा तुम्हाला 100%, 110% त्याचा नक्कीच तुम्हाला परिणाम दिसणार। आणि यासोबत तुम्ही ऑटोमॅटिकली
व्यायामाकडे पण लक्ष द्यायला लागतं. जेव्हा तुम्हाला हे होतं की हे आपल्याला अजून चांगले रिझल्ट पाहिजेत, मग तुम्ही 5 किलोमीटर वॉक करायचं असेल तुमच्या किंवा जिमला जायचं असेल, ह्या गोष्टी सुद्धा आपण ॲटोमॅटिकली याच्यातून करायला लागतो. तुम्हाला सगळ्यांना परत एकदा शुभेच्छा देतो. सर्वात आधी आदरणीय अनिल साहेबांचा धन्यवाद देतो मी, त्यांनी मला इथे बोलवलं. तर आपण जे आता जे काही ऐकणार आहोत यांनी बऱ्याचशा गोष्टी तुमच्या सॉल्व्ह होणार आहेत, ज्या जीवनचर्यामध्ये आपण फॉलो करत असतो आणि त्याला दाबण्यासाठी मेडिसिन्स घेत असतो. तर डायबिटीज असो किंवा ब्लड प्रेशर असो किंवा कुणाला ब्लड प्रेशरची सुद्धा गोळी चालू झालेली असो, तर थोड्या दिवसांनी काही महिन्यानंतर किंवा काही वर्षानंतर डायबिटीज सुद्धा त्याची गोळी चालू होते. मी हे सगळं जे काही लेक्चर आहे ते हिंदीमध्ये बोलू इच्छितो कारण सर्वांना समजेल. तो हम जो भी खाना खाते हैं वो टेस्टी होने की वजह से ही खाते हैं. उस खाने के अंदर टेस्ट होने की वजह से ही आप खाते हो. आप इस बारे में जानकारी नहीं रखते कि इस खाने से आपको क्या मिलेगा. आप जो भी खाना खा रहे हो वो सिर्फ जुबान के हिसाब से ही खा रहे हो. जो भी खाना आपको जुबान को पसंद आता है वही वाला खाना आप खाते हो. और इसमें इंटरेस्टिंग बात ऐसी है कि जो भी खाना जुबान को पसंद आता है वो बॉडी को जरा भी पसंद नहीं आता. जैसे कि हो सकता है कि किसी को वड़ा पाव पसंद आ रहा होगा, या फिर हो सकता है कि किसी को पिज्जा या फिर फास्ट फूड के आइटम्स कुछ भी. अब वो जो फास्ट फूड आइटम है, जितने भी खाना है, वहां पर भीड़ दिखाई देती है. जहां पर भी भीड़ है वहां पर टेस्टी आइटम जरूर मिलता है. और यही वाली भीड़ हॉस्पिटलों में होती है, क्योंकि वो वाला खाना आपको बीमार कर रहा होता है लेकिन आपको टेस्ट की आदत लगती है. जैसे कि अगर आप डायबिटीज का बात करें तो डायबिटीज में 2 टाइप होते हैं. पहला टाइप होता है डायबिटीज टाइप 1 और दूसरा होता है डायबिटीज टाइप 2. अब डायबिटीज टाइप 1 में क्या होता है कि जो आपके बॉडी के अंदर पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है वो नहीं बना पाता. इसको बोलते हैं डायबिटीज टाइप 1. यानी कि आप जो भी खाना खा रहे तो आपको इंसुलिन बाहर से लेने पड़ते. तो उसके कुछ यूनिट होते जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आपको. लेकिन ये भी रिवर्स हो सकता है अगर, क्योंकि ये जो डायबिटीज टाइप 1 या कोई भी अन्य बीमारी है, ये सब लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारी है. आपको लाइफस्टाइल के कारण ही ये बीमारी हो चुकी है. या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मेडिकल कंडीशन, क्योंकि ये कंडीशन बदलती रहती है. ब्लड प्रेशर की कंडीशन, डायबिटीज की कंडीशन, जो भी कंडीशन है उसको हम वापस से रिवर्स कर सकते हैं. लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल आप नहीं सुधरेंगे और सिर्फ मेडिसिन लेते हुए रहेंगे तो फिर वो कभी ठीक नहीं हो सकता. क्योंकि क्या होगा, आपको समझो कि कोई भी बीमारी हो चुकी है तो कोई भी डॉक्टर ने आपको जो भी दवा दी वो दवा ये बोलकर नहीं दी कि इससे ठीक होगा, इससे कंट्रोल होगा. कंट्रोल का मतलब सिंपल यही होता है कि घर में बहुत गंदी स्मेल आ रही है और आपने रूम फ्रेशनर किया, उससे ठीक नहीं हुआ. आप उस कचरे को बाहर निकालेंगे जिससे भी वो दुर्गंध आ रही है, तभी वो क्योर हो पाएगा. तभी आपको रूम फ्रेशनर की जरूरत नहीं पड़ेगी. दवाइयाँ सेम रूम फ्रेशनर की तरह ही है. अभी आप डायबिटीज टाइप 2 को अगर समझते हैं तो डायबिटीज टाइप 2 में क्या होता है कि आपके पैनक्रिया से इंसुलिन तो बनता है लेकिन वो इंसुलिन उस खाने को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है. तो इसको बोलेंगे डायबिटीज टाइप 2. अब होगा क्या, आपने खाना खाया, आपका पूरा दिन भर का अगर खाना आप देखते हो, दाल चावल रोटी सब्जी, इसमें आप देखेंगे तो 80 to 90% कार्बोहाइड्रेट है. कार्बोहाइड्रेट का मतलब सिंपल है शुगर. आप पूरे दिन भर में 24 घंटे में भी 90% सिर्फ कार्ब्स खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट का काम सिर्फ बॉडी में यही होता है एनर्जी प्रोवाइड करा के देना, और आप उतना एनर्जी खर्च नहीं कर पाते हो तो फिर वो बॉडी क्या करेगा, इंसुलिन बनाएगा. जब जब इंसुलिन बनाएगा बॉडी तब तक वो सेल्स के अंदर जाने के लिए उसको चाहिए इंसुलिन, क्योंकि वहां पर खर्चा होगा तो ही वो अंदर जा पाएगा. वो जो कार्ब्स है, जो भी आपने ग्लूकोज लिया है, अगर आपने कुछ खर्च किया है तो ही उसकी जरूरत पड़ेगी, वरना सेल्स रोक देंगे. इसको बोलेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस. यहाँ पर होगा क्या कि बॉडी के पास तो आपने शुगर तो दे दिया लेकिन वो अंदर लेके नहीं जा पा रहा है क्योंकि सेल्स को जरूरत नहीं है. जैसे कि समझो आप कोई एक्सरसाइज करते हो तो एनर्जी खर्च होती है तो जरूरत है, लेकिन ऐसी कुछ एक्सरसाइज आपने की नहीं है तो जरूरत नहीं है, तो बॉडी क्या करेगा, वहां पर रोक देगा. और यहाँ से आप चाय पी रहे हो तो चाय पी लिया, वापस से इंसुलिन बन गया, लेकिन सेल्स बोले जरूरत नहीं है, तो जरूरत नहीं है तो वापस से इंसुलिन वही ब्लड के अंदर ही घूम रहा है और शुगर भी वही घूम रही है. इसको बोलेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस. यानी कि होगा क्या कि या तो यूरिन से बाहर जाएगा या तो फिर अंदर ही फैट में जमा होगा. अगर यूरिन से बाहर जाएगा तो इसको बोलेंगे पॉलीयूरिया.
इसको बोलेंगे पॉलीयूरिया, यानी कि डायबिटीज पेशेंट को जो बार बार यूरिन आती है, क्योंकि वो शुगर एक्स्ट्रा हो गई है, वो कहीं पे खर्च नहीं कर पा रही है, तो उनको यूरिन होगी और प्यास लगेगी। इसको बोलेंगे पॉलीडिप्सिया, यानी कि आपको प्यास लग रही है बार बार, क्योंकि यूरिन ज्यादा बाहर जाएगी तो प्यास लगेगी। और फिर तीसरा कारण होगा कि जहां पर जरूरत है सेल्स को, वहां पर इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण वो इंसुलिन वहां पर पहुंचा नहीं पा रहा है, तो होगा क्या कि भूख लगेगी। इसलिए डायबिटीज पेशेंट को भूख लगती है, यहाँ पर वजन बढ़ते जाएगा फिर, लेकिन वो यूज नहीं हो पा रहा है। आप खा तो रहे लेकिन वो इंसुलिन वहां पर पहुंचा नहीं पाता है, क्योंकि आपने इतने बार शुगर खाया हुआ है कि वो इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन सेल्स को जरूरत नहीं थी। अभी आपने सेल्स जहां पर खर्च हो रहे, जहां पर इंसुलिन सच में सेल्स को जरूरत है, वहां पर पहुंचा नहीं पा रहा है इंसुलिन, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। यहां से बोल दिया स्टॉप, लेकिन आप दे रहे हो चाय, बिस्किट, कॉफी, 90% आप शुगर ही शुगर खा रहे हो, और उस शुगर का कोई इस्तेमाल ही नहीं होने की वजह से, और दवाई ऊपर से खा लिया तो और खराब काम, क्योंकि जो भी आपने दवाई खाई है वो दवाई सिर्फ दबाने का काम करती है। इसलिए दबाने की वजह से अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर शुगर जमा हो जाती है। किडनी में जमा हो गई तो किडनी की कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट में जमा हो गई तो हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर आर्टरीज में जमा हो गई तो आर्टरीज ब्लॉकेजेस हो जाएंगे, जिससे हार्ट अटैक होगा। यानी कि आप जो भी खाना खाते हो वो वेस्टेज बाहर नहीं जाने की वजह से आपको बीमारी हो रही है। तो आपको क्या करना होगा, सिंपल सी बातें सोचनी होगी कि आप जो भी खाना खा रहे हो उसके अंदर का कितनी जरूरत है आपके बॉडी को, कार्ब्स की जरूरत कितनी है, प्रोटीन की जरूरत कितनी है, फैट की जरूरत कितनी है। अब प्रोटीन और फैट ही हम ज्यादा खा रहे हैं अगर देखा जाए तो, नॉन वेज खा रहे हो और वेज खा रहे हो, उसमें देखा जाएगा तो उसमें जो प्रोटीन और फैट है उसको भी डाइजेस्ट होने के लिए काफी टाइम लगता है, और उसके साथ ही कार्बोहाइड्रेट, तो कितना डबल टिबल गुना बॉडी के ऊपर ज्यादा काम दे दिया आपने। अभी आपको 10 काम अगर दे दिए जाए तो आप एक टाइम पे पूरा नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आप लीवर को बहुत सारे काम एक साथ दे दे रहे हो। तो करना क्या है, सिंपल अपने को एक बात सोचनी है कि कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए खाने को। आप दाल चावल रोटी सब्जी जैसे खाना खाते हो, ऐसे ना होकर अपने को कॉम्प्लिकेटेड नहीं खाना है। दाल चावल तो दाल चावल, रोटी सब्जी तो रोटी सब्जी, लेकिन जो अभी बहुत सारी जो रोटियां अभी आ रही है मार्केट में व्हीट की, तो उसमें आप देखेंगे रिफाइंड है। रिफाइंड यानी कि सिंपल शुगर, आप बार बार सिंपल शुगर ही खा रहे हो। तो इसको ना खाते हुए, इसको सॉल्व करने के लिए अगर हमको वेट लॉस करना है या डायबिटीज रिवर्स करनी है या फिर किसी को ब्लड प्रेशर है, ये एक साथ अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो बॉडी की सर्विसिंग करनी पड़ेगी। और बॉडी की सर्विसिंग करने के लिए अपने को नेचर से कनेक्ट होना पड़ेगा। जो भी नेचर से कनेक्टेड चीजें हैं वो खानी जरूरी है, जिसके लिए मैं एक डाइट देता हूं जिसका नाम है D26। D26 का मतलब है डिटॉक्स 26 डेज। इसमें ये 26 दिन का एक कोर्स होता है, जिससे आपका वेट 10 से 15 किलो वेट भी लॉस हो जाता है। जो एक्स्ट्रा बॉडी में वेट है वो लॉस होना ही है जब आप बॉडी की सर्विसिंग करते हो। तो सर्विसिंग का मतलब है जो भी आपके पास गाड़ी है, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, वो गाड़ी की सर्विसिंग करने के बाद ही आप उस गाड़ी में बैठोगे तो ही वो सर्विस दे पाएगी। जिस गाड़ी की सर्विस नहीं हुई है उस गाड़ी को चलाने में कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। उसी तरह से हमारे बॉडी की सर्विस नहीं हो रही होगी तो फिर हमको भी कॉन्फिडेंट नहीं आएगा भागने में, रनिंग करने में, कपड़े पहनने में। तो बॉडी की सर्विसिंग करने के लिए मैं इसके अंदर 4 कंटेंट को इस्तेमाल करता हूं, और ये कंटेंट भी आपके ब्लड रिपोर्ट्स के ऊपर देखकर डिसाइड किए जाते हैं। जैसे कि समझो किसी की विटामिन B12 कम है या फिर विटामिन D कम है, तो इसके जुड़े हुए सिम्टम्स, उस सिम्टम्स को देखते हुए मैं उस आपके डाइट के अंदर कस्टमाइज डाइट बनाता हूँ, जिसमें मैं 4 से 5 कंटेंट को इस्तेमाल करता हूँ। पहला कंटेंट होता है सीजनल और मीठे फ्रूट्स। सीजनल और मीठे फ्रूट्स, डायबिटिक पेशेंट को भी मीठे फ्रूट्स दिए जाते हैं, क्योंकि जो अगर आप जो खाते हो दाल चावल रोटी, इसके अंदर 70 to 80 कार्ब्स होते हैं। उससे अगर नीचे आते तो अगर आप ये खाते हो जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, तो इसमें सिर्फ 10 to 20% ही कार्ब्स होता है, उससे ज्यादा नहीं। और जो उसके अंदर जो शुगर पाई जाती है इसको फ्रुक्टोज बोलते हैं, जो बॉडी के अंदर घुलने के बाद शुगर नहीं बनाती। जो कार्ब्स खाते हो आप, कार्बोहाइड्रेट, उससे ही ग्लूकोज बनता है। आप जो ब्लड टेस्ट करते हो तो उसमें ब्लड ग्लूकोज अपन टेस्ट करते हैं, ब्लड फ्रुक्टोज बॉडी में नहीं मिलता, क्योंकि वो जैसे आप खाते हो तो लिवर डिसाइड करता है कितना शुगर अंदर रहना है और कितना जरूरत है। उस जरूरत के हिसाब से बॉडी उसको ट्रांसपोर्ट करती है। तो आप जो खाना खाते हो वो अनप्रोसेस्ड, वो प्रोसेस्ड फूड होने की वजह से वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है,
तो डायरेक्टली वो ब्लड में घुल ही जाएगा, क्योंकि वो प्रोसेस फूड है, उसके अंदर जान नहीं है। तो हम जो डाइट देंगे, जो D26 है, इसके अंदर अनप्रोसेस्ड फूड ज्यादा होते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, जैसे मैंने बताया सीजनल और मीठे फ्रूट्स। सीजनल और मीठे फ्रूट्स का मतलब है कि पके हुए फ्रूट्स ही खाना है, जैसे कि केला पका हुआ है, उसका रंग बदला हुआ है, थोड़ा सा ब्राउनिश हुआ है, ब्लैकिश हुआ है, तो पके हुए फ्रूट्स, यानी कि उसके अंदर का केमिकल डिस्ट्रॉय हो चुका है, तभी वो पकता है। कोई भी फ्रूट्स पकने के बाद अगर आप खाते हो तो कोई हानिकारक नहीं है, लेकिन कच्चा खाते हो, जैसे कि आपने मार्केट में गए और डायरेक्टली आपने खा लिया, तो वो आपके पेट के अंदर केमिकल भी चला जाएगा, क्योंकि रंग लाने के लिए कुछ केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है मार्केट में। तो करना क्या है कि उसको घर पे लेकर आओ और उसको थोड़े दिन पकने दो, 1-2 दिन 3 दिन, उसका रंग चेंज होती है, आपको पता चल जाएगा कि पक चुका है। अगर वैसा वाला फ्रूट आप खाते हो तो कोई हानिकारक नहीं है, वो आप खा सकते हो। दूसरा कंटेंट होता है वेजिटेबल्स, जिसमें 2 प्रकार की वेजिटेबल्स मैं ऐड करता हूँ। पहला होता है रॉ, जो आप कच्चा खा सके, और दूसरा होता है जो आपको स्टीम करके खाना है। अगर आप स्टीम करके खाते हो तो 70% फायदा होगा, 70%, मतलब कि 70% भी इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि हम इसके अंदर तेल नमक मसाले नहीं डालते। अगर आप तेल नमक मसाले डालेंगे तो 30% फायदा हो जाएगा, जो आपको अभी भी खाने से हो रहा है, जो आप अभी खाते हो उस खाने से भी 30% फायदा मिलता ही है। अगर आप रॉ खाते हो कच्चा तो आपको 100% फायदा होगा, क्योंकि उसको अपन ने डिसबैलेंस नहीं किया। अभी हम जो खाना खाते हैं वो सिर्फ टेस्ट बैलेंस है, वो पूरा डिसबैलेंस है। हम न्यूट्रिशन को बैलेंस नहीं करते, सिर्फ टेस्ट को बैलेंस करते कि तेल नमक मसाले बराबर है या नहीं। तो तीसरा कंटेंट होगा ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम अखरोट खजूर, और चौथा कंटेंट होता है स्प्राउट्स, कडधान्य चना मटकी मूंग, वो बॉईल करके। ऐसे 4 कंटेंट को मिलाकर, या फिर किसी किसी की लिपिड प्रोफाइल ज्यादा खराब होती है, या फिर HSCRP ज्यादा बड़ा हुआ होता है, तो फिर मैं उसके अंदर काढ़े भी ऐड करता हूँ जो घर पे आपको बनाने होते हैं। तो ऐसे 4 से 5 कंटेंट मिलाकर ये D26 तैयार होता है, जिससे आपका 10 से 15 किलो वेट भी लॉस हो जाता है, डायबिटीज टाइप 2 रिवर्स हो जाता है, और कुछ यूरिक एसिड बढ़ा होगा, मतलब सारे पैरामीटर्स आपके बैलेंस में आ जाते हैं, क्योंकि आपने बैलेंस खाया। लेकिन इसको फॉलो करने के लिए माइंडसेट की जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर हम टेस्ट को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे। अभी आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हो? टेस्ट को। कोई भी टेस्टी आइटम ही आप खाने की सोचते हो, तो टेस्ट इज बेस्ट। बॉडी के लिए टेस्ट की कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ जुबान को जरूरत है। वही वाला खाना देते जो जुबान के पसंद का है। इसीलिए बॉडी के खाना, जो बॉडी के पसंद का खाना है, वो नेचर के अंदर है, और इंसान कोई बॉडी के पसंद का खाना नहीं बना सकता। जैसे कि बाकी जानवर को आप देखो, नेचर के अगेंस्ट कुछ भी नहीं खाते, और नेचर के अगेंस्ट इंसान ही सब कुछ खा रहा है। जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट, ये इतना अल्ट्रा डीप प्रोसेस है, वो इतना अल्ट्रा डीप प्रोसेस फूड है कि उसको खराब होने के बाद ही खाया जा सकता है। आप दही खाते हो, वो खराब होने के बाद की प्रोसेस है। दूध खराब हुआ तभी दही बना, लेकिन उसको दही ऐसे खाया जाता है जैसे कि गुड बैक्टीरिया इसमें ज्यादा है। गुड बैक्टीरिया आपकी बॉडी खुद बनाती है, बाहर के गुड बैक्टीरिया की जरूरत नहीं है। कोई दूसरा जानवर दही लस्सी छाछ पनीर या घी नहीं खाता, तो उनकी हड्डियां सारे लोगों की कैसे मजबूत है? तो वो लोग तो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट और मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाते, और इतना सालों से ज्यादा साल जीते। जबकि अभी सब कुछ ज्यादा साइंटिफिक चीजें आ गई है, लेकिन फिर भी ज्यादा उम्र कम क्यों हो रही है? क्योंकि हम ज्यादा प्रायोरिटी देते प्रोसेस फूड को, जो कि वही हानिकारक है। और इस दुनिया में कोई भी प्रोसेस फूड खाने वाला प्राणी ही नहीं है। लेकिन हम जब कुत्ता बिल्ली घर में पालते हैं और वो हमारी तरह खाना खाता है, तो वो भी बीमार पड़ने लगता है अपनी तरह ही, और उनके लिए भी मेडिसिन बनी है अपनी तरह ही, क्योंकि वो लोग ने भी प्रायोरिटी दी टेस्ट को। आपने कभी पेट पाला होगा, घर पे डॉगी पाला होगा, तो आप देखो उसके चॉइसेस अपनी तरह बनते। उसको आइसक्रीम पसंद है, आपको वही वाली आइसक्रीम पसंद है। वो भी बीमार उसी तरह पड़ेगा जैसे कि हम पड़ते, क्योंकि उसने भी टेस्ट को प्रायोरिटी दी। तो सीधा सीधा मतलब है, अगर D26 फॉलो नहीं करना है तो मैं और एक आपको डाइट बताता हूँ, जिसको अपने को कोई भी आदमी फॉलो कर सकता है। तो सुबह की शुरुआत फ्रूट से करनी है। कोई भी फ्रूट जो आपको पसंद है, खट्टा मीठा जो भी फ्रूट्स आपको पसंद है, सुबह की शुरुआत 1 घंटे के बाद से। जैसे अगर आप 7 बजे उठते हो तो 8 बजे से आपका ब्रेकफास्ट शुरू होना चाहिए, और वो होना चाहिए फ्रूट्स, कोई भी फ्रूट्स। लेकिन कोई भी फ्रूट्स का मतलब सीजनल फ्रूट्स, जो इस सीजन का है। अगर ठंड के सीजन में अगर ऑरेंज आता है तो आपको ऑरेंज पेट भर के खाने, पेट भर के जितना खा सको। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद फिर भूख लग रही है तो फिर वेजिटेबल्स,
ककड़ी, गाजर, टमाटर, जो भी आपको वेजिटेबल्स खाने की जरूरत पड़े, जो भी आप खा सको, फ्रूट्स के बाद वेजिटेबल्स, उसके बाद में आपका घर का बना हुआ खाना, ये दो चीज खाने के बाद, और रात को जो खाना है वो 8 बजे से पहले खाने की कोशिश करो। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जो भी दोपहर को खाया था वो, या फिर लाइट लो, वेज सूप, या तो स्प्राउट्स, कडधान्य, चना, मटकी, मूंग, या फिर ड्राई फ्रूट्स। देखो कितना सिंपल है ये, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, घर का खाना, लेकिन घर का खाना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फिर अचार, फिर पापड़, ऐसा नहीं। अगर आपने इतने सारे काम दे दिए तो वापस से वो वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। आप वही पर आ जाएंगे जहां पर आपका वेट गेन हुआ था कम होने के बाद। तो दाल, चावल, रोटी, सब्जी ना लेकर जो भी खाना है एक ही चीज खाओ। दाल चावल तो दाल चावल, रोटी सब्जी तो रोटी सब्जी, लेकिन रिफाइंड वाली जो आटे वो नहीं, जो रिफाइंड होता है। जैसे अभी मार्केट में बहुत सारी रिफाइंड चीजें आई है। रिफाइंड का मतलब शुगर, वो बॉडी के अंदर शुगर डायरेक्टली इंसुलिन को स्पाइक करेगी, तो तुरंत और ज्यादा बीमारी हो जाएगी। आपको लगेगा कि ये बता कर गया, ये तो फालतू हो रहा है मेरे साथ। तो रिफाइंड चीजें नहीं लेनी है। ज्यादा से ज्यादा आपको जितना भी नेचुरल चीजें उसके ऊपर फोकस करना है। तो दोपहर का खाना कॉम्प्लिकेटेड ना होके दाल चावल या तो रोटी सब्जी। सब्जी में भी अगर आपको सब्जी खानी है तो आलू मत डालो। मेथी की सब्जी है तो सिर्फ मेथी हो गई, फिर उसके अंदर आलू नहीं तो 2-2 काप्स हो जाएंगे। जैसे कि आपने रोटी और चावल खाए थे तो फिर वो आलू की जगह पर आपने चावल ले लिया है, मतलब अपना राइस ऑफ कर दिया लेकिन आलू ले लिया, तो राइस वाला काम हो गया वो। तो इतना काप्स नहीं लेना है आपको। अगर आपका पूरे दिन भर का 2000 से 2500 कैलोरीज का इंटेक है, बाकी 1500 जो कैलोरीज है वो आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से लो, तो एक ही महीने के अंदर 10 किलो का वेट का रिडक्शन दिखेगा। अगर जिनको वेट गेन करना है तो उनको भी ऐसे ही करना है, बस उनको प्रोसेस फूड थोड़ा सा ज्यादा खाना पड़ेगा, दाल चावल रोटी सब्जी इसको ज्यादा खाना पड़ेगा, लेकिन वो हेल्दी वेट फिर भी नहीं होगा। अगर वेट गेन भी होगा तब भी, क्योंकि वो यहीं पे गेन होगा, यहाँ पर गेन नहीं होगा, तो भी वो हेल्दी वेट नहीं गेन होगा। तो उसके लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब दूसरी बात, जो रात का जो खाना है वो मोस्टली बहुत सारे लोगों को ड्यूटी की वजह से रात को ही भूख लगती है, क्योंकि दिन भर में उन्होंने कुछ नहीं खाया होता है। तो ये वाला जो भूख है ना, वो मन की भूख है, पेट की भूख नहीं है। वो ये आपकी सोच की भूख है कि दिन भर में मैंने कुछ खाया नहीं है, इसीलिए रात को भूख लग रही है। आप दिन भर में कुछ भी थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट्स दे दीजिए बॉडी को, तो फिर भूख नहीं लगेगी। और कोशिश करो पहचानने की मन की भूख है या पेट की भूख है। पेट की भूख जो है वो आपको एकदम एहसास दिलाएगी वीकनेस का, और मन की भूख पेड़ा याद कराएगी, गुलाब जामुन याद कराएगी, ये मन की भूख है, उससे वीकनेस नहीं आ सकती। वीकनेस आपको पेट के भूख से आएगी। जब भी वीकनेस आ रही है समझ जाओ कि हाँ पेट की भूख है। भूख को पहचानो, प्यास को पहचानो। जैसे कि आपको प्यास लगती है तो पता चलता है कि प्यास ही लगी है, उसी तरह से भूख को भी पहचानना है। तो सिंपल डाइट फॉलो करना है। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बातें बहुत अच्छे से समझी, और बहुत बहुत धन्यवाद सर को, अनिल सर, खूप खूप धन्यवाद सर, धन्यवाद, थँक्यू। कोणाला काही प्रश्न असतील तर प्लीज विचारू शकता। आपल्याला हे मी आधी सांगितलं तसं की आजाराचं माहेरघर हे आपलं पोटापासून सुरू होतं. तर ते जे काही आपण खातो, जेवढं हेल्दी खाऊ आपण तेवढं हेल्दी राहणार आहे. ते तुम्ही कोणत्याही डॉक्टरकडे गेलात, कुठेही गेलात तर तुम्हाला तेच सांगतील. ठीक आहे. जसं आपल्या इथं होतं की थंडीमध्ये सर्दी होते, तर ते तुम्हाला कोणत्याही डॉक्टरकडे गेलात तर सांगेल की थंडीमुळे सर्दी होत नाही, व्हायरसमुळे थंडी होते. तर तुम्हाला व्हायरस तुमच्या याच्यात आला तर तुम्हाला सर्दी होते. ठीक आहे. थंडी किती असली तरी सर्दी होत नाही, नाहीतर मग काश्मीरमधले सगळ्या लोकांनाच थंडी झाली असती. तर ते त्याच्यामुळे होत नाही, व्हायरसमुळे होते. आणि त्यावेळेस तो व्हायरस स्थिरावतो. थंडीमुळे दुसरं म्हणजे मी उदाहरण सांगतोय की थंडीमुळे आपण दरवाजे खिडक्या बंद करतो, बरोबर, आणि त्यावेळेस तो आतमध्ये जे हे आहे सर्क्युलेशन बंद होतं, तो व्हायरस तिथं थांबतो आणि त्याच्यामुळे जे थंड वातावरण असतं त्यात तो जास्त वेळ जगतो आणि म्हणून आपल्याला त्याचा प्रादुर्भाव जास्त वाढतो, म्हणून ते सर्दी होते. असं एक सिंपल रिझन असतं त्याचं. त्यात तशाच प्रकारे म्हणजे ते उदाहरण सांगितलं तसं की आजार हा जेनेटिक असतो. शुगर बऱ्याच लोकांना जेनेटिक असतं, हार्टचा प्रॉब्लेम जेनेटिक असतो, परंतु तो आपण कंट्रोल करू शकतो आपल्या खाण्यापिण्याच्या सवयी बदलून आणि थोडा व्यायाम, म्हणजे शरीराची हालचाल केली आपण तर ॲटोमॅटिकली, म्हणजे आपल्या गावाकडे जसं जे आधीची आपली पद्धती होती की सकाळी उठून शेतावर जाणे, तिथं भाकरीची न्यारी करणे, त्या याच्यामुळे बरेचसे आजार त्यांना व्हायचे नाही. म्हणजे आता खेड्यागावातही शुगर वाढलं, त्याचं कारण असं
की बैठं काम वाढलं लोकांचं. टी व्ही पुढे बसलेले असतात, मोबाईल, आणि टी व्ही तर आता संपला, आता मोबाईल आहे. ते मगाशी जसं तुम्ही सांगितलं विरंगुळा म्हणून वाचन करा, तू मोबाईलवरती रील पाहू नका, ठीक आहे. नाहीतर त्या रील आपलं चाललं बोट सरकत सरकत, कळते की आपला अंगठा दुखतोय, कशामुळे दुखतोय, तर रील पुढे वर सरकवण्यामुळे रील पाहणं सुरू राहतात. आणि त्याच्यामुळे खूप मोठा परिणाम होतो. मी एक पुस्तक वाचतोय, तो जो क्षणिक हे असतो आपल्याला, म्हणजे जसं गोड खाण्याची इच्छा होते आपल्याला, तर ते एक डोपामिन नावाचं एक रिलीज होतं डोक्या ह्याच्यामध्ये, की जे आपल्याला सुखाचा अनुभव देण्यासारखं एक हार्मोन सिक्रेट होतं. थँक्यू, धन्यवाद. आणि खूप खूप धन्यवाद. आम्ही पहिल्यांदा भेटलो, आतापर्यंत जो काही कन्सल्ट होता तो फोनवरती चालू होता, तर ते आपल्या फक्त एका सांगण्यावरून इथं आले आणि आपल्या सगळ्यांना त्यांनी मार्गदर्शन घेतलं. त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांच्या वतीने मी त्यांचे आभार मानतो. थँक्यू. सर्वप्रथम मी आपल्या रिजन सरांचे खूप खूप धन्यवाद मानतो. आपल्या सर्वांसाठी त्यांनी हे मार्गदर्शन श्री दीपेश सरांचं आयोजित केलं. ते दीपेश सर सुद्धा स्वतः इथे आले आणि त्यांच्या वेळेत वेळ काढून आपल्याला खूप चांगलं मार्गदर्शन केलं. आणि जे आपल्याला त्यांनी माहिती दिलेली आहे ती सत्य परिस्थिती आहे. सरांनी जे सांगितलं ते तर आपले रेग्युलर तुम्ही पाहतात, तुम्हाला स्वतःला हसायला येत होतं की आपण रिअली ह्या गोष्टी करतो, मोबाईलचं किंवा जेवताना वगैरे हे, तर ते खरोखर टाळायला पाहिजे. त्याने निश्चितच आपल्याला फायदा होईल. सरांनी आणि दीपेश सरांनी, रिजन सरांनी आणि दीपेश सरांनी दोघांनी केलेल्या मार्गदर्शनाबद्दल मी भायखळा पोलीस स्टेशन आणि आपल्या रिजन मार्फत सरांचे आणि दीपेश सरांचे दोघांचे आभार मानतो.